नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं, रविवार को हमारे 6 बजे का कार्यक्रम होता है, सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय कराते हैं, जो समाज के लिए अनुकरणीय है, उसका संघर्ष, उसका जीवन संघर्ष और खास करके बहुजन संप्रदाय के लिए, आम आदमी के हितों की रक्षार्थ उसका पूरा संघर्ष जो हमारे लिए प्रेरणा बनता है और हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोफेसर राकेश भमई। राकेश भमई साहब गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार में प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, अप्लाइड साइकोलॉजी के, और वहाँ डीन भी हैं। आपका पूरा का पूरा जीवन बहुजन परिवार से आते हुए और उनके संघर्ष में बीता है, और आज की तारीख में ये शायद पहले आदमी होंगे या उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जिन्होंने आरक्षण की सुविधा नहीं ली। आरक्षण की सुविधा का इन्होंने त्याग कर दिया। इनका कहना है कि अब हम क्रीमी लेयर हो चुके हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार किसी से भी बहुत ऊपर उठ चुका है, तो अब ये आरक्षण की व्यवस्था उनके हिस्से में वो हो जानी चाहिए जिनको इसकी अति आवश्यकता है। तो ऐसे में सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे बहुजन संवाद में। सर, शुरुआत में हम नमस्कार सर। चाहेंगे कि आपका आपका व्यक्तिगत परिचय, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आप कहाँ पैदा हुए, आपका आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपका सामाजिक परिदृश्य क्या था? जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर राकेश कुमार बेहमनी है। मैं हरियाणा का एक रोहतक ज़िला है। रोहतक ज़िले में एक महम करके एक तहसील है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ 1978 में। और वहाँ उसके उससे पहले ही मेरे पिताजी हरियाणा सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में जो है वहाँ पर अ, नौकरी लग चुके थे, सरकारी नौकरी। तो इस वजह से हमारा जो लालन-पालन है पूरी उम्र का, वो चंडीगढ़ जैसे शहर, एक बहुत अच्छे शहर में हुआ, जो कि देखने में बहुत अच्छा है और हर हर तरीके से बहुत अच्छा है। पूरे भारत में क्या, विदेशों में भी मशहूर है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ चंडीगढ़ में पूरी उम्र पढ़ने का, और वहीं मेरी शुरुआत के 2 साल की पढ़ाई हुई। पहली और दूसरी क्लास की पढ़ाई मैंने चंडीगढ़ में की, सेक्टर 37 के सरकारी स्कूल से। और उसके बाद हम पंचकुला शिफ्ट हो गए, जो कि एक और शहर है चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ ही, हरियाणा में है। अब आज की तारीख में तो हरियाणा का एक ज़िला बन चुका है, पहले ज़िला नहीं था। वहाँ वहाँ हम एक सरकारी निवास में रहते थे। मेरे पिताजी को वो मकान मिला था, तो वहीं पर इस वजह से कि हम पूरी उम्र वहीं रहे, और आज की तारीख में हमने अपना मकान भी वहीं बना रखा है। और परिवार जो है, हम 5 भाई-बहन हैं, तो मेरे 2 भाई और मेरी माताजी वहीं पर ही रहते हैं। और मेरी पढ़ाई पूरी पंचकुला और चंडीगढ़ की हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में यहाँ पर मनोविज्ञान विभाग में जी सर। असिस्टेंट सर प्रोफेसर के सर तौर पे। हाँ जी। सर, ये हाँ जी सर। ये थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा होगी, हम हमारे निजी हाँ जी श्रोताओं सर। को, कि आपका प्रारंभिक जीवन, ये प्रारंभिक शिक्षा में आपके सहपाठी, आपके अध्यापक, आप जिनको याद करना चाहते हो, जिन्होंने आपके जीवन पर प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में मुझे पहले 2 साल का तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, पहली और दूसरी क्लास का। लेकिन ये कि जब मैं चौथी और 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ एक प्राइमरी स्कूल में मेरी 2 अध्यापिकाएँ रही, जिनको कि मैं आज याद करना चाहूँगा। श्रीमती दर्शना जी और श्रीमती द्रौपदी जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भी जो अ, मतलब जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं, वो नीम का पत्थर होते हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये कि हमारे व्यक्तित्व में उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। उन्होंने मतलब मुझे एक मतलब अपने बच्चे की तरह ही पाला, और काफ़ी स्नेह दिया, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। सही गलत का भेदभाव इन दोनों ही मेरी अध्यापिकाओं ने सिखाया। और कि भी उस टाइम मैं सेक्टर 4 पंचकुला के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। इसके जी। बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 7 पंचकुला में शिफ्ट हुआ। वहाँ हमारा जो स्कूल है 6ठी से लेके 12वीं तक था। वहाँ हमारे क्लास की जो इंचार्ज थी, वो श्रीमती
उर्मिला शर्मा मैडम थे। मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि श्रीमती उर्मिला शर्मा मैडम अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो मतलब मुझे काफ़ी दुःख हुआ इस बात का कि मैं अंत समय में उनसे नहीं मिल पाया। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया था। श्रीमती उर्मिला शर्मा जी ने 5 साल वो हमारे क्लास इंचार्ज रहे, छठी से लेकर 10वीं क्लास तक। और मतलब मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि भी मतलब मैं उनका कितना ऋणी हूँ कि जी वो हमारे हिंदी के अध्यापिका थे और कि उन्होंने बहुत कुछ मतलब हम सभी बच्चों के लिए किया। और ये फीलिंग सिर्फ मेरी ही नहीं है, मेरे जितने भी क्लासमेट थे सभी इस बात को अनुभव करते हैं कि भी उर्मिला शर्मा मैडम जो हैं वो मतलब हम कुछ भी हैं जो आज उनकी वजह से ही है। मैंने एक बात देखी कि भी पूरी उम्र जो है थ्रू आउट लाइफ मेरी जिंदगी में मेरे अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल रहा। नो डाउट कि पेरेंट्स का है, उन्होंने पैदा किया है। अ, और मतलब उनकी वजह से ही हम दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन है कि मेरे अध्यापकों का भी बहुत बड़ा रोल मेरी पूरी जिंदगी में रहा। मुझे अ, हाँ जी सर। अच्छा सर, सर ये अमूमन हम देखते हैं कि अपने प्रारंभिक जीवन में ये शुरुआती स्कूल में ही बच्चों को जो ये खास करके बहुजन समाज से आते हैं, तो उनको एक विभेद का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कोई अनुभव आपका? नहीं सर, ऐसा अनुभव मुझे कोई नहीं हुआ। मुझे मुझे मतलब ऐसा कोई भी अनुभव बचपन जी से नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है कि हम चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते थे और पंचकुला में रहे, तो वहाँ कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हम गाँव में जाते थे तो गर्मियों की छुट्टियों में ही जाते थे, तो वहाँ मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा। मेरे जो दोस्त रहे पूरी उम्र वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। कृष्ण शर्मा हैं मेरे दोस्त, श्याम सुंदर शर्मा जी थे, तो मतलब बहुत अच्छे दोस्त रहे मेरे। और सभी वर्गों से रहे और सभी जातियों से रहे। और मुझे ऐसा कोई अनुभव इस दौरान नहीं हुआ। जब बाहर जाते थे जी कभी सर। तब थोड़ा बहुत अनुभव होता था। उसके बाद बाहर सर कई आपके बार की भी। हाँ जी सर। अच्छा, और बच्चों के और ऐसे बच्चों के साथ कोई विभेद नहीं आपको दिखाई पड़ा? नहीं, नहीं, उस दौरान नहीं हुआ, बचपन में नहीं अनुभव किया जहाँ मैं रहता था। लेकिन कई बार जैसे कि जब गाँव में जाते थे तब हाँ थोड़ा हाँ। बहुत अनुभव होता था। तब थोड़ा बहुत अनुभव होता था। अब जैसे कि जी गाँव में एक दिन हमने छबील लगाई। एक बार गर्मियों में क्या करते हैं कि भी मीठा पानी पिलाने की परंपरा होती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जी वो मतलब है कि हम वहाँ सेवा ही कर रहे थे। और तो वहाँ सभी पी रहे हैं, लेकिन है कि कुछ लोग थे जो कि नहीं पी रहे थे। तो फिर मैंने पूछा मेरे चाचा जी से, मैं कहा चाचा जी ये क्या हो रहा है? वो कहते कि तो फिर कहते कि गाँव के अपने अलग रीति-रिवाज हैं, तो आप जस्ट अपना काम करें। मेरी उम्र छोटी थी उस टाइम, तो मैंने तो मतलब उस टाइम मुझे इतना समझ में नहीं जी आता था और इतना इस चीज़ को सीरियसली भी नहीं लेते थे। तो लेकिन है कि आज मैं सोचता हूँ तो शायद उसी वजह से हो। लेकिन ये कि जी बचपन जो जी। है बहुत अच्छा गुज़रा और उसी वजह से मैं पढ़ पाया, घर वालों की मदद की वजह से और कि भी उनके संरक्षण की वजह से। पिताजी ने बहुत अच्छा जो है पूरी उम्र हमारे को वातावरण प्रोवाइड करवाया, जिसकी वजह से कि मैं पढ़ पाया। और हम सभी जो भाई-बहन हैं पाँचों ही, एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है आज भी, उस टाइम भी मानी जाती थी। तो हम पाँचों ने वहीं से पढ़ाई की और हम इस लायक बने कि यूनिवर्सिटी उसके बाद की सर आपके एजुकेशन हाई सभी हाई स्कूल हाई स्कूल हाई इंटर उसके बाद आप हाई आप कहाँ स्कूल काम के किए? बाद सर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला में एडमिशन लिया। वहाँ पर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। तो वहाँ मैं मेरे एक अध्यापक का स्पेशली यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा। वो श्री राकेश गोयल सर थे। तो श्री राकेश गोयल सर की वज़ह से ही मैं मनोविज्ञान में हूँ। वो मेरे मनोविज्ञान के अध्यापक थे और उन्होंने मेरी रुचि इस सब्जेक्ट की तरफ दिखाई। तो अब मैं राकेश गोयल सर को जब सोचता हूँ, तो मैं पाता हूँ और बाद में भी जैसे मैं क्योंकि खुद भी अध्यापन कार्य में हूँ, लगभग 23 साल से हूँ अब। 2001 से मैं अध्यापन में हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने एक बात देखी है कि बच्चों का कोई भी फ़ेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है। बच्चों के फ़ेवरेट टीचर होते हैं। जो बच्चों को टीचर जी अच्छा लगता है, वही उनके सब्जेक्ट फ़ेवरेट हो जाते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती ऐसी रही कि मुझे राकेश गोयल सर मिले और उनकी वजह से हालाँकि वो मुझे बीए फाइनल ईयर में मिले और कि भी लेकिन है कि उनकी वजह से ही उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप मनोविज्ञान में अपना करियर बनाइए आगे। और मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उसके बाद एडमिशन लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मनोविज्ञान विभाग पूरे देश में फ़ेमस था उस समय।
और आज भी है। उस टाइम के जी मेरे जो टीचर रहे वो प्रोफेसर वी उपन्यु, विश्व विजय उपन्यु सर रहे, प्रोफेसर अनुराधा भंडारी रहे, प्रोफेसर जितेंद्र मोहन रहे, प्रोफेसर विदु मोहन, प्रोफेसर प्रेम वर्मा मैडम, प्रोफेसर प्रमिला वसुदेव मैडम, प्रोफेसर मीना सहगल मैडम, मेरे बहुत सारे अध्यापक रहे। मतलब मुझे आज लगता है कि अगर मैं ऊंचा देख पा रहा हूँ तो मैं काफी मजबूत कंधों पर खड़ा हूँ, इसी वजह से ऊंचा देख पा रहा हूँ। जो मेरे अध्यापक रहे उन्होंने आज भी, मतलब मुझे अब नौकरी लगे 23 साल हो गए, लेकिन है कि मैं उनको किसी भी काम के लिए, किसी भी गाइडेंस के लिए फोन करता हूँ तो सभी मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब मैंने मेरे अध्यापकों से ही सीखा कि एक जो अध्यापक होता है वो पढ़ तो बच्चा कुछ भी लेगा, वह अपने आप भी अगर बच्चे की रुचि है तो पढ़ लेगा। तो फिर अध्यापक का काम पढ़ाने के अलावा उसकी हर समय मदद करने की जो इच्छा है, अगर अध्यापक की एक विद्यार्थी की है तो वो अध्यापक बहुत कामयाब होगा और वो बच्चा भी जो है अध्यापक में अपना एक मेंटर देखेगा। अब जैसे कि तो मतलब मैं भी वही कोशिश करता हूँ और मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया। एक प्रोफेसर हमारे अ, थे जगत मोहन जयरत सर। जगत मोहन जयरत सर आज भी हैं और कि भी मैं उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ। उन्होंने जब मैं नौकरी लगा तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई। कहते कि बेटा देखिए, आपने छोटी उम्र में नौकरी लग गए और यूनिवर्सिटी में लग गए, तो आपको एक बात सीखने की है कि हमेशा जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको आपने बेचारा मानना है। वो आपके पास 100 गलतियां करके आएगा, तो लेकिन आपको उसकी हर गलती को माफ करना है। क्योंकि जैसे घर में बच्चे कितनी बड़ी गलती करके आ जाएं, पिता उनको माफ करते हैं, माताएं उनकी गलतियों को माफ करती हैं, ऐसे ही एक अध्यापक का भी फर्ज है उनको माफ करना है। इसमें कोई शक नहीं कि क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें काफी कुछ करना पड़ता है, लेकिन अंत में कोशिश करें कि विद्यार्थी को माफ करें और उसके भले के लिए काम करें, उसको प्रॉपर गाइड करें। तो ये मैं मेरे अध्यापकों की वजह से ही मेरी ऐसी सोच डेवलप हुई और मैं 23 साल तक बहुत अच्छे से इस फील्ड में सस्टेन कर पा रहा हूँ और अभी लंबा सफर बाकी है मेरा। तो जी डॉक्टर सुनीलम। हाँ जी सर। जी डॉक्टर। जी असल में आपने अपने शिक्षकों को इतना श्रेय दिया। आमतौर पे हम लोग जो इंटरव्यू करते हुए हम लोगों को 4 साल हो गए हैं, आमतौर पे इतना श्रेय शिक्षकों को कम दिया जाता है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि आपने एकदम ठीक किया है और गुरुजनों का जितना प्रभाव रहता है हाँ जी। विद्यार्थियों के ऊपर, वो वैसा ही होता है जैसा आपने एक्नॉलेज करने का काम किया, लेकिन कम लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। इसके लिए आपका विशेष शुक्रिया, क्योंकि हाँ लोगों जी। को ये एक प्रेरणादायी है। और ये आपने थैंक यू सर। बात मुझे लगता है कि बहुत खूब आपने कही है कि प्रिय विषय नहीं होता, प्रिय शिक्षक होता है, और शिक्षक के प्रभाव में ही कोई व्यक्ति जो है एक लाइन हाँ जी पकड़ सर। लेता है अपनी और उसी को जिंदगी भर आगे बढ़ाने का काम करता है। ये पूरे जो आपका एक यात्रा रही, इस पूरे यात्रा के अंदर जो स्टूडेंट किसी आप छात्र संगठन से जुड़े क्या? किसी छात्र संगठन से आप प्रभावित हुए क्या? किसी राजनीतिक विचारधारा में छात्र संगठन की तमाम सारे संगठन सक्रिय हैं। मुझे याद है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक समय में हाँ जी मैं सर। खुद आया था और ये जो एक रूडी जी बहुत बड़े नेता हुए और फिर हाँ जो जी है सर। कैबिनेट मंत्री भी रहे। वो उन्होंने मेरे भाषण के बाद में वहाँ पर मेंबरशिप ली थी और हाँ जी। उसके बाद में वो एक रास्ते पे चले तो कहाँ अभी पहुँचे हुए हैं। हमारी विचारधारा के तो नहीं है, लेकिन मुझे याद वो एक बात आ गई। तो उस तरीके से जानना चाहता हूँ मैं, क्या किसी के स्टूडेंट यूनियन के साथ आप कभी जुड़े क्या? और अगर आप मैं नहीं सर, जुड़े तो आपका कोई हाँ भी जुड़ाव क्यों नहीं हुआ? हाँ जी सर, मैं सर इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं एक एवरेज विद्यार्थी रहा हूँ। मैं कभी भी होशियार नहीं रहा ज़्यादा पढ़ाई में। लेकिन है कि जब होश संभाला ग्रेजुएशन में, तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं अपनी पढ़ाई करूँ। किस्मत से मेरा एडमिशन हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मेरे पिताजी ने उस समय कहा कि भी, कहते कि बेटा देखो, कोशिश करेंगे कि भी आप अपनी आय अर्जित करेंगे इस डिग्री के बाद। तो मेरे पास वो 2 साल ही थे। मेरे पास वो 2 साल ही थे अपना भविष्य बनाने के लिए। मुझे ध्यान है एक एपिसोड कि भी एक बार हॉस्टल में
मैं वहाँ रहता था, तो मेरे सामने एक कमरा में एक लड़का रहता था, तो थोड़ा-सा मतलब उनसे मनमुटाव सा हो गया था एक बार किसी बात पर। तो मैं उनके पास गया और उनको बोला कि भाई देखो ऐसा है कि भई आपके पास टाइम होगा? मैं कहा मेरे पास अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 महीने ही हैं। आखिरी के 4 महीने बचे थे कि अगर मैंने कोई इसमें टेस्ट पास कर लिया, तो मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा बन जाऊँगा, और अगर मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया तो मैं कोई क्लर्क की कोई नौकरी लगूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भी हम जो है पड़ोस-पड़ोस में रह रहे हैं हॉस्टल में, तो मतलब प्यार से रहें, और कि भी अगर मतलब जैसे कि आप लड़ेंगे तो फिर उसका मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकेगा इन फ्यूचर। तो मतलब मैं ऐसी सोच के साथ वहाँ रहा, और 2 साल में ही पीजी के दौरान ही मैंने उस टाइम नेट क्वालीफाई किया। तो उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे आंदोलन वगैरह भी चलते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या है कि वहाँ इलेक्शन होते हैं, स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक ही मैं उनसे दूर ही रहा। और अपना जो ध्येय है, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया था कि भी अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको, तो वो एक वजह रही कि जिसकी वजह से कि भी मैं जो छात्र राजनीति है उस समय उससे दूर रहा। फिर शायद उसी वजह से मैं सिर्फ 23 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आ सका। अगर मतलब उस समय के कई एग्जाम्पल भी हैं हमारे सामने, जी कि भी बहुत सारे बच्चे थे मेरे साथ जिन्होंने कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो अ, यहाँ क्या होता है कि जो अपर लेयर है उसमें कंपटीशन बहुत है। जब हम एक नौकरी की बात करते हैं और वहाँ कई सारे चाहने वाले हैं, तो फिर कंपटीशन बहुत होता है। तो मैं उसी वजह से शायद कामयाब रहा। हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव भी हैं। मुझे वो चीज़ आज भी सालती है कि उस टाइम कई सारे आंदोलन से भी चल रहे थे, तो मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैंने ये चूज़ किया, और फिर मैं एक शिक्षक लग गया। तो शिक्षक लगने के बाद मेरे जो अध्यापक थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई, मतलब है कि अ, उन्होंने कहा कि भी, और मेरे पिताजी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की थी कि भी अपने राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा को कभी भी स्टूडेंट्स के ऊपर लादना नहीं। ये उसी तरीके का है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को अपनी राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा के बारे में बताता हूँ और उनको वैसा ही बनने के लिए प्रेरित करता हूँ, तो फिर ये वैसा ही है जैसे कि मैं अपने क्लोन तैयार कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने खुद के क्लोन तैयार कर रहा हूँ, वो ऐसा ही है, जो कि बहुत गलत है। अब खासकर क्योंकि मैं एक मनोविज्ञान का अध्यापक हूँ, एक प्राचार्य हूँ मनोविज्ञान का, तो उसमें बहुत एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हम बच्चों में फ्री थिंकिंग डेवलप करें, नई सोच डेवलप करें। अब बहुत बार मैंने देखा है कि जब बच्चों को मैं 3 साल पढ़ाता हूँ बच्चों को, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी भी है। तो पहले साल में तो बच्चे जो हैं बहुत सारी बातें हमारी नहीं मानते। लेकिन एक ही अगले साल से मैं कुछ भी बोलता हूँ, बच्चे उसको ब्लाइंडली मानने लग जाते हैं, और तीसरे साल आते-आते तो वो बहुत ही ज़्यादा मानने लग जाते हैं। तो ऐसे में सपोज़ कि मैं मेरी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा जब उनको बताता हूँ, तो कुछ बार ऐसा होता है कि भी बच्चे उसको भी ब्लाइंडली मानने लग जाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर बच्चे को अपनी लाइफ़ खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। मतलब मेरा काम उनको ज्ञान देना है। मैं एक बात बोलता हूँ स्टूडेंट्स को भी, और मेरे साथी अध्यापकों को बोलना चाहूँगा कि मेरा काम जो है एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बनाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और हमारा काम एक सीढ़ी की तरह का है टीचर का, कि बच्चा जो है उसको ऊपर के फ्लोर पर जाना है, ऊपर की मंजिल पर जाना है, तो वो सीढ़ी की तरह हम एक्ट करें, और उससे ज़्यादा हमारा रोल नहीं है। नो डाउट कि राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा अ, को प्रेरित करने के लिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में भी सिखाई जाती हैं, और मैं फिर उनसे इंटरफेयर नहीं जी, करता और कोशिश करता हूँ कि भी इससे बचा जी। रहूँ। प्रोफेसर साहब आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी आपसे सर, ये हाँ जी जानना सर। चाहता हूँ कि पूरे छात्र जीवन में आपने जो किताबें पढ़ी, हाँ जी सर। कौन से विचारकों को आपने पढ़ा और कौन सी किताबें जो हैं ऐसी जैसे आपको अध्यापकों ने प्रभावित किया? तो कौन सी किताबें सर मैं ऐसी रही जिन्होंने आपको प्रभावित किया? सर मैं एक यहाँ पर एक घटना का ज़िक्र करना चाहूँगा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की क्या है कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बड़ी है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं जो कि आज़ादी से पहले की हैं। जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ लाहौर में थी, तो वहाँ से भी बहुत सारी किताबें हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पार्टीशन के बाद आधी किताबें यहाँ इंडिया में आ गई थी, भारत में आ गई थी। पहले वो शिमला में रही, फिर होशियारपुर में रही, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जब चंडीगढ़ बना, चंडीगढ़ के बनने के बाद वो वहाँ आई।
तो एक दिन मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठा था, मैं कहा यार इसमें इतना सारा ज्ञान है, तो मैं एक काम करता हूँ कि चलो सारी की सारी किताबें देखता हूँ। सारी की सारी किताबें मैंने खोल के देखी और आप सर यकीन मानेंगे मुझे उसमें 1 हफ्ता लगा था। मतलब 1 हफ्ता लगा मुझे, और मुझे इतना ज्ञान हुआ कि क्योंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी था, तो मैंने देखा कि भई हम जनरली अपने सब्जेक्ट की किताबें लाइब्रेरी में सिर्फ़ एक जगह ही देखते हैं, दूसरी जगह नहीं देखते। तो तब मैंने अनुभव किया कि साइकोलॉजी की बुक्स तो हर सेक्शन में है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक्स एजुकेशन के सेक्शन में हैं, और भी बहुत सारी। जो मेन जो एक प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमारे सब्जेक्ट में के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो इंडियन ऑथर हैं, उनकी किताबें बहुत कम हैं। तो बहुत सारी किताबें जो पूरी उम्र पढ़ी, वो चैपलिन क्रेविक की पढ़ी, और मतलब रेनल्ड मार्टिन की पढ़ी इंग्लिश सीखने के लिए, और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी। फिर बाद में, काफ़ी बाद में मैंने प्रोफ़ेसर गिरीश्वर मिश्रा की किताबें पढ़ी, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। इसके अलावा मेरे जो अध्यापक थे, जैसे कि प्रोफ़ेसर जितेंद्र मोहन सर थे, तो उनका लिखा हुआ मैंने पढ़ा, वो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो लेकिन ज़्यादातर जो थी उस टाइम फ़ॉरेन ऑथर्स की बुक्स थी, और मुझे ध्यान है कि भी उस टाइम मैं काफ़ी कुछ और भी पढ़ता था, तो मैंने महात्मा गांधी जी की जो ऑटोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये मैंने कई बार पढ़ी है, और मतलब उस किताब ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया। अब मेरे इस लेक्चर में भी आप देखेंगे कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि यहाँ नहीं बतानी चाहिए। तो मैं ज़्यादा अब इस एज में आ गया हूँ कि मैं ज़्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं रहता। मतलब ज़्यादा मैं इमेज कॉन्शियस नहीं रहता, और जैसा मैं हूँ वैसा ही इन रियल दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो भी हमसे जो है अनएक्सपेक्टेड जो मतलब है कि जो इच्छाएँ ना करें, कि भी जैसे हम हैं वैसे ही हमें दिखाना चाहिए। मैं ये विद्यार्थियों को भी ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। 2 मिनट ब्रेक ले लें सर? दुनिया 1 मिनट जी, का। दुनिया में बहुत बड़े-बड़े व्यक्तित्व हुए। हाँ जी सर। कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर, जैसे आपने गांधी का नाम लिया, ऐसे हाँ ही जी मार्टिन सर। लूथर किंग हैं, इसी तरीके से नेल्सन मंडेला हैं, इसी तरीके से हुँ, तमाम सारे दुनिया के, कार्ल मार्क्स हैं, तमाम सारे ऐसे एक इंटरनेशनल एक पर्सनैलिटीज़ रहीं जिन्होंने हुँ। लोगों को प्रभावित करने का काम किया। प्रभावित तो ख़ैर हिटलर ने भी किया, मुसोलिनी ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने उनसे इंस्पायर करने का काम भी किया है, वो हमें देश में देखने के लिए मिलता भी है। लेकिन आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी गांधी जी के अलावा, जैसे हम लोग तो जो धारा के लोग हैं, गांधी लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य, नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसिफ अली, इस हुँ। टाइप के जो लोग रहे, या देश की राजनीति के अंदर भी तमाम सारे बड़े कद्दावर नेता हुए, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद में भी। उसमें आपने कुछ लोगों को पढ़ा है क्या? और कुछ लोगों के बारे में आपको लगता है कि उनका जीवन अनुकरणीय है? इसमें मुझे कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने कि काफ़ी प्रेरित हमेशा किया। उनमें कुछ मनोविज्ञान के हैं, मैं कुछ के नाम लेता हूँ। जैसे कि एक इंटरनेशनल लेवल पे सिगमंड फ्रायड एक ऑथर हैं, जैसे कि एक मनोचिकित्सक रहे, दुनिया में फ़ेमस हैं। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा, और इसके अलावा मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सोशल इश्यूज़ के लिए पढ़ा, उनकी लाइफ़ हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा। और इसके अलावा मैं थोड़ा-सा प्रेरित हुआ हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रहे पुराने, श्री देवीलाल जी। मतलब उनका जो लाइफ़स्टाइल था वो काफ़ी, मतलब एक बिल्कुल किसान की तरह था, और मैंने उनको 2-3 बार सुना, और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ कि हमें कैसा वो होना चाहिए। अब सिगमंड फ्रायड की जब मैं बात करता हूँ तो सभी को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। जब मैं सिगमंड फ्रायड की बात करता हूँ तो मतलब उन्होंने एक वैचारिक तौर पर एक न्यूक्लियर बम जो है इस दुनिया के ऊपर गिराया था। मतलब उनको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं। मनोविज्ञान में कहावत है कि कोई भी नया बच्चा जो मनोवैज्ञानिक बनता है, वो सिगमंड फ्रायड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। लेकिन ये कि किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए आपको पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर वो क्रिटिसिज़्म जस्टिफाएबल नहीं। तो इसलिए हर मनोवैज्ञानिक को सिगमंड फ्रायड को पढ़ना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जो उनकी सोच है, हम उसे चाहे कितना ही नकार लें, लेकिन है कि अंत में वही सही साबित होती है। जिस तरीके से उन्होंने मन को एक्सप्लेन किया है,
जो मैं ये डेवलपमेंट हो। चाहूंगा, मैं प्रोफेसर साहब, हाँ जी, मैं ये हाँ चाहूंगा जी, कि आप फ्रॉइड का नाम लगभग सभी पढ़े लिखे लोगों ने सुना है, हाँ जी सर। लेकिन उनका वो जो इमेज है वो हाथी टाइप की है। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी हाँ ने जी सर। कान पकड़ा। लेकिन आप एक मनोवैज्ञानिक, एक विश्लेषक के तौर पर, या उस एक विद्यार्थी होने के नाते उस विषय के, या प्रोफेसर होने के नाते, आप सिगमंड फ्रॉइड की आप जो पूरी थ्योरी है, आप भी उसको भी ज़रा थोड़ा-सा हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए, तो ये भी एक ज्ञान की बात है, लोगों को मालूम तो होनी चाहिए। सहमति, असहमति, क्रिटिसिज़्म, हाँ जी। प्रशंसक होना एकदम अलग बात है, लेकिन विचार क्या है? मैं अभी सर मैं अभी कुछ समय पहले यहाँ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी का एक पेपर पढ़ाता हूँ, तो उसमें साइकोएनालिसिस आया। तो साइकोएनालिसिस की शुरुआत मैंने ऐसे की कि सिगमुंड फ्रायड के जो विचार हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो इस दुनिया पर एक न्यूक्लियर बम की तरह गिरे। उससे पहले लोग जो हैं, एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारे का सारा जो है काफ़ी अलग तरीके से पढ़ते थे। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि एक बच्चे की डेवलपमेंट, नो डाउट कि उन्होंने पूरी उम्र में बताया। और उनके जो कुछ शुरुआत के पेपर्स हैं 1885 के लगभग आने लग गए थे, या शायद उससे भी थोड़ा पहले। और उनकी मौत जो कि 1939 के लगभग हुई, 1938-39 में, तब तक भी उनके रिसर्च पेपर्स आते रहे। तो उनका जो था कि भी ह्यूमन माइंड को देखने का, मैं यहाँ ब्रेन की बात नहीं कर रहा, फिजिकल एंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ साइकोलॉजिकल एंटिटी, जिसको कि हम माइंड बोल सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको देखने का काफी अलग तरीका था। और उन्होंने नो डाउट कि भी वो खुद भी एक मतलब चिकित्सक थे, लेकिन एक ही उन्होंने अपने पेशेंट्स के थ्रू ये सीखने की कोशिश की कि कैसे हमारे अनकॉन्शियस को जाना जा सकता है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, और कैसे जो है वो हमारा जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट मेमोरीज हैं, जो बचपन की मेरी मेमोरीज है, वो क्या वजह है कि भाई वो हमारे आज में इंटरफेयर करती हैं। और उनकी बात ये मुझे बड़ी सही भी लगती है कि सपोज कि हम कोई सड़क बनाए और उसमें जो है नीचे सिर्फ अच्छी रोडिंग ना डालें, नहीं कुछ भी ना डालें, ऊपर से अच्छी सड़क बना दें, तो सड़क थोड़े टाइम बाद ही खराब हो जाएगी। तो जो बेस है कि बचपन में किस तरीके से बच्चे रहते हैं, किस तरीके से उनका लालन पालन करना चाहिए, इसके ऊपर उनके काफी ज्यादा मतलब एक अच्छा रहा। और वो मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से बताता हूँ। आज की डेट में साइकोएनालिसिस जो है एज ए थेरेपी मतलब काफी अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है, और मैं उसे सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मुझे थोड़ी बहुत आती है, इतनी की भी कुछ मतलब लोगों को से मतलब काम कर सकते हैं कुछ लोगों के ऊपर, लेकिन है कि साइकोएनालिसिस मुझे इतना अच्छे से नहीं आता। लेकिन है कि वो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन लेकिन है कि मुझे उसको ऐसा लगता प्रैक्टिकली है कि जो व्यवहार में। फ्रॉइड हाँ फ्रॉइड जी है, सर। उनको जो लोग समझते हैं, वो एक व्यक्ति की जो एक सेक्सुअल बिहेवियर है, जो उसके हाँ जी सर। एस्पिरेशंस हैं, है ना? हाँ जी उसके सर। का एक विश्लेषण है। हाँ जी मुझे सर। लग रहा है कि वो जो एक कोर इश्यू है, उसके ऊपर आपने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो फ्रॉइड को समझा ही सर नहीं जा सकता है अगर हाँ, जो बगैर है, हम सेक्स क्योंकि की बात अगर नहीं आप करें तो। कुछ उसका सार अगर आप साझा नहीं करेंगे तो दर्शकों को समझ हाँ में नहीं आएगा, वो गुत्थी की गुत्थी रह जाएगी। कोई लोग जो है वो। आपके सरीखे जो है, कई किताबें तो पढ़ने वाले नहीं हैं, वो तो उस हाँ जी तरीके सर। की किताबें जो स्टेशन पे मिलती हैं वो पढ़ लेंगे फ्रॉइड की, और उसके हाँ अंदर विकृति ही पैदा होगी उसके अंदर। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ये सवाल को आप जो है, अगर एक कोर अंडरस्टैंडिंग जो उनकी थी ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के, हम्म। उसको अगर आप बतलाएंगे तो अच्छा होगा। सर वो बेसिकली क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है, जैसे कि भी जो उन्होंने सेक्स के ऊपर बोला, तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत होती है कि सिगमंड फ्रायड ने जो बाकी चीजें बोली उनके ऊपर बातचीत होती ही नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज कि अगर कोई सिगमंड फ्रायड के ऊपर आधे घंटे का लेक्चर होता है, तो उसने और बहुत 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 कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। जैसे कि भी जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी है बेसिकली बच्चों में ये डेवलप कैसे होती है। अब जैसे कि जो बच्चा जो है जब अपनी माँ के गर्भ से निकलता है, तो वो जो सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, वहाँ वो जो फीलिंग है वही बाहर लेने की कोशिश करता है। लेकिन है कि अब तो बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आ चुका है, दुनिया में आ चुका है। तो अब जो है जब वो अ, मतलब है कि अ, मतलब मदर से मिल्क लेता है, तो
उस दौरान जो है कि जो पहली स्टेज है उसमें कि भी कोई भी जो प्लेजर वो लेता है मुंह के थ्रू लेता है। आपने देखा होगा कोई भी जो छोटे बच्चे होते हैं हर चीज को अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो मतलब है कि ये जो है वो इसकी शुरुआत होती है कि भी मिल्क सकिंग से शुरू होती है, जो मतलब है कि माँ से जो बच्चा है दूध जो है मतलब है कि प्राप्त करता है, तो उससे शुरुआत होती है। और जब वो बच्चे को नहीं मिलता कई बार कि भी सपोज कि माँ को ध्यान नहीं है कि बच्चा भूखा है दूध पिलाना है, तब उसका दुनिया से इंटरेक्शन शुरू होता है। अगर बच्चे को बगैर मतलब है कि मांगे ही सब कुछ मिलता रहे तो उसका इंटरेक्शन दुनिया से नहीं हो रहा है, तो फिर वहां से बच्चा रोना शुरू करता है, ये करता है। और फिर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होती है। नो डाउट कि इसमें काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहे, जैसे कि जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। तो कई ऑथर जो हैं जो कि उन्हें मिस रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन देखिए सिगमंड फ्रायड ने क्लियर ये बात बोली कि बच्चा जो है अपने डेवलपमेंट के दौरान कभी ज्यादातर माँ की साइड अट्रैक्ट रहता है और कभी पिता की साइड भी रहता है। वो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस हैं, ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फेलिक स्टेज है, लेटेंसी है और जेंटल है। तो और इसमें जो है हमारा जो बचपन की मेमोरीज हैं, जैसे कि हमारी जो अनकॉन्शियस मेमोरीज है, हमारी सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं, कॉन्शियस मेमोरीज हैं, वो भी अब बहुत सारी जो मेमोरीज हैं हम भूल जाते हैं। तो क्या हम उन्हें जान करके भूले या वैसे ही भूल गए? ये बड़ा ही शोध का विषय है कि जो हम भूल जाते हैं वैसे क्यों भूल जाते हैं। अब जैसे कि मैं हूं, मुझे सपने याद नहीं रहते, मुझे खुद को सपने याद नहीं रहते मेरे। अब बहुत सारे लोग हैं उनको अपने सारे के सारे सपने याद रहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। तो मतलब ये सारी जो वजह हैं, अगर हम ह्यूमन को जानना चाहते हैं तो सिगमंड फ्रायड ने बहुत कुछ बताया इनके बारे में। तो ये चीजें हैं सर, बाकी तो चलिए हम इसके लोग ऊपर आगे बढ़ते हैं। आप जो हाँ है जी सर। अभी लोगों को सिगमंड फ्रायड को पढ़ना पड़ेगा तभी ज्यादा जान हाँ जी सर। पाएंगे। हाँ जी सर। प्रोफेसर साहब उसमें लिमिटेड जो है वो जानकारी साझा कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ये जो मैं क्योंकि देश को चलाने का जो काम है वो नेताओं के द्वारा किया जाता है, या ये कहा जाए जो चार स्तंभ हैं उनके द्वारा ये पूरा देश चलता है, आगे बढ़ता है। इसके अंदर मनोविज्ञान कितना काम करता है? विचार काम करता है, परिस्थिति काम करती है, आदमी का वैल्यू सिस्टम काम करता है, लेकिन मनोविज्ञान की इसके अंदर क्या भूमिका है? मतलब जो है जिसे कहा जाए कि किस किस्म के मनोविज्ञान के लोग जो हैं, वो समाज के लिए बेहतर हो सकते हैं या होते हैं। और वो तो उनकी सबका एक मतलब पर्सनैलिटी जिस तरीके से डेवलप होती है उसी के ही नतीजा पूरा देश या पूरा समाज भुगतता है। तो उसको बिल्कुल लेकर सही के सर। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? क्योंकि दुनिया में जितने तानाशाह हुए या दुनिया में जितने बड़े अपराधी हुए या जो भी कोई रहे हैं वो उनका एक हम मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक विकृति रही है, और वो विकृति उनकी जो पैदा हुई है वो एक उसमें परिस्थिति की भूमिका है, लेकिन उसके साथ में उनकी नर्चरिंग की भूमिका है, उनकी संस्कार की भूमिका है, ट्रेनिंग की भूमिका है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो है एक बहुत ही फ्लरिशिंग सब्जेक्ट है, लेकिन भारत में नहीं है। दूसरे देशों में जो राजनीतिक मनोविज्ञान है बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि भारत में जो है पॉलिटिकल साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्चेस बिल्कुल भी नहीं होती। जो मुझे लगता है उसकी एक मेन वजह ये है कि जो पॉलिटिक्स है हमारे देश में वो एकेडमिक्स में इतने बुरे तरीके से एंटर कर चुकी है, और कि भी क्या पढ़ना है, अध्यापक क्या क्लास में पढ़ाए, ये राजनीतिज्ञ अगर बताने लग जाएंगे तो फिर देश का भविष्य ठीक नहीं है। और कुछ कुछ ऐसा हमारे देश में हमेशा से ही होता रहा है। ऐसा हमारे देश में हमेशा से ही होता रहा है, और जिस वजह से कि भी हम बोलते हैं इस बात को कि हम जो है काफी फ्री थिंकर हैं। तो लेकिन ये कि हमारे जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब जैसे कि मैं अभी बनारस गया तो वहां का माहौल बहुत ज्यादा अलग है। मैंने देखा कि भी बाकी देश में इतना लिबरल माहौल नहीं है। वहां मैंने देखा कि भी नो डाउट कि भी विचारधाराएं समय तो समय पे डोमिनेट करती रहती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और वो होता भी रहता है। हाँ, लेकिन ये कि वैचारिक जितने मतलब है कि वो मिला, अलग अलग विचारों के लोग मुझे वहां मिले, वो मुझे और कहीं नहीं मिले। अब जब बात करते हैं कि भी ज्यादातर समय की भी कोई स्टूडेंट है, जैसे कि अब विद्यार्थियों से भी मैं बात करता हूँ मेरे, तो कि भी कैसे वो अपने पॉलिटिकल ओपिनियन बनाते हैं,
कोई भी विद्यार्थी हो कैसे बनाता है, तो उसमें सबसे पहले है कि भी पेरेंट्स के पॉलिटिकल ओपिनियन को लेते हैं बच्चे। जिस पार्टी के से को उनके फादर वोट करते हैं, मदर वोट करते हैं, बच्चे भी जनरली पहली इंक्लिनेशन उनकी साइड होती है। और फिर मैं विद्यार्थियों को एक बात बताता हूँ कि भाई बच्चों, ये जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये अपनी स्टूडेंट विंग्स क्यों बनाती है और इनके ऊपर इतना जोर क्यों देती है? उसकी वजह यह है कि आप लोग पहली बार वोट देंगे। जो ग्रेजुएशन में बच्चा एडमिशन लेता है वो जिंदगी में पहली बार वोट देता है। तो उस समय एक चीज देखी गई है कि हम अपनी लॉयल्टीज जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते। तो विद्यार्थियों को पॉलिटिकल लीडर हमेशा अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनके लॉयल वोटर शुरुआत से ही बन जाए। और शुरुआत में क्या होता है कि भी जो एटीट्यूड है उनको चेंज करना आसान होता है, बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे जोर लगाती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं यूनिवर्सिटीज में जोर लगाती हैं, कॉलेजेस में जोर लगाती हैं, ताकि वो जो नए वोटर जो कि पहले बार वोट दे रहे हैं वो उनको वोट दें, और वो ताकि वो उनके लिए लॉयल रहे पूरी उम्र के लिए। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है कि भी कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा इंटरफेयर कर देती हैं एजुकेशन सेटअप में। क्योंकि देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं वहीं तक अपने जो विचार हैं वो सीमित करूंगा। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा इंटरफेयर कर देती हैं कि वो पढ़ाई का माहौल विश्वविद्यालयों में नहीं रहता। अब जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई, अब जैसे कि कोई बच्चा है मेरे पास मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आया है, कोई विद्यार्थी आया है मनोवैज्ञानिक बनने के लिए, तो मेरा काम है उसको एक मनोवैज्ञानिक बनाना। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वो भी तो सिखानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि भाई उनको जो है +2 तक सिखा लें कुछ मर्जी। जब आप एक हार्डकोर प्रोफेशनल तैयार करना चाह रहे हैं तो अध्यापकों को कुछ समय के लिए बच्चों को दिया जाए, जिससे कि वो हार्डकोर प्रोफेशनल बन सके और सोसाइटी में अपना योगदान उस प्रोफेशनल के तौर पर भी दें। जैसे कि कोई बच्चा है इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, अब हम जो है उसको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कम पढ़ाकर दूसरे सब्जेक्ट ही पढ़ाते रहें। अब नो डाउट कि दूसरे सब्जेक्ट्स की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि भी उन सब्जेक्ट्स को +2 तक पढ़ा देना चाहिए। उसके बाद तो हमें कुछ टाइम के लिए बच्चा मिले ताकि हम एक प्रोफेशनल तैयार कर सकें। तो यही है सर। जी मैं प्रोफेसर साहब, देश में जो बड़े सवाल हैं इस समय, कट्टरता चरम पर है, और ये अपने आप में मनोविज्ञान का सवाल है कि इस समाज में एक समय कट्टर बने थे जब पार्टीशन हुआ था, और उस समय मारकाट मची थी, कट्टरता पैदा हुई थी। हिंदू मुसलमान का जो एक कट्टरता थी वो चरम के ऊपर थी। आज 47 के बाद में हम फिर से कट्टरता को एकदम चरम पर हम देख रहे हैं। आप इसका कैसे विश्लेषण करते हैं? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है मेरा कि इस समय बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इतने ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये 2 प्रश्न हैं, दोनों मनोविज्ञान के साथ में जुड़े हुए हैं। हाउ डू यू एनालाइज दिस? जी, सर, मेरा पर्सनली मानना है शिवानी जी कि भी कंटिन्यू कीजिए आप। अगर हम थोड़ा सा लंबा समय देखते हैं सर, अगर हम थोड़ा सा लंबे समय देखते हैं तो ये पाते हैं कि जितना मतलब मैं पिछले 10-20 साल की बात नहीं करूंगा, मैं आजादी के बाद से लेकर अभी तक की बात करूंगा। जितना लिबरल और आम जो आदमी है, जो कि अपनी नियर अबाउट डेली रोटी कमाता है, खाता है, हमारे देश के बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे हैं। हमारी जो वर्तमान सरकार है वो 80 करोड़ लोगों को खाना उपलब्ध करा रही है। तो मतलब ऐसे लोगों के लिए आप यकीन मानेंगे सर, जब से ह्यूमन इस धरती पर आए हैं कभी भी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है कि एटलीस्ट खाने को तो मिल जाए। खाने के लिए हमेशा अंग्रेजों के राज में देखिए कि कितने अकाल पड़े, उससे पहले भी अकाल है, महामारियां हैं, तो एटलीस्ट खाने की तो दिक्कत नहीं है कि भी, और लोग हैं, भुखमरी नहीं है। तो उस ढंग से अगर देखें तो ये है। अब रही बात की कट्टरता की, तो इस दुनिया में क्या है कि आज तक हजारों आइडियोलॉजीज आई हैं और हजारों आइडियोलॉजीज गई हैं। कई बार जैसे कि जो इसमें कोई शक नहीं है कि भी जनता जो है वो एक बीमार आदमी की तरह होती है। जैसे कोई एक बीमार आदमी है, बिस्तर पर से नहीं उठ पाता है, तो क्या है कि वो करवट लेता है। अब एक करवट लेट के आधा घंटा लेटा रहा, तो फिर लगा कि यार ये इस करवट में तो इतना
मजा नहीं आ रहा, दूसरी करवट लेता हूँ, तो फिर दूसरी करवट लेता है। तो ये जो सत्ता परिवर्तन है डेमोक्रेसी में, सिर्फ ये करवटें बदलने के अलावा कुछ नहीं है एक बीमार आदमी की, और ये बदलते रहते हैं। अब नो डाउट कि भी जैसे कि अब हम दोबारा आप क्या पूरे समाज को आप बीमार मानते हैं? सर मैं या कंपेयर एक कर रहा व्यक्ति हूँ, जो क्योंकि है वो मैं बीमारी है बीमार क्या? नहीं मान नहीं, मैं क्योंकि ये बीमार बहुत नहीं मान रहा कंट्रोवर्शियल सर। बात है। आप जो बात कह रहे हैं कि करवटें हाँ जी बदलता है, सत्ता बदलती है, सर। अलग बात है। मेरा सवाल कट्टरता को लेके था कि आदमी जो है लगातार कट्टर कैसे होता चला जा रहा है। उसने कट्टरता की विभीषिका देख ली, लाखों लोगों की मौत हो गई, हत्याएं हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद में उसे सबक सीखना था। सबक सीखने की बजाय वो फिर उसी कट्टरता से जा रहा है जो कि उसके भविष्य का विनाश करेगी। मेरा ये सर प्रश्न था। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। क्या है कि लोग बदल गए। अब जैसे कि वो लोग जिन्होंने वो विभीषिकाएं देखी वो अब इस दुनिया में नहीं है, और हम हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं। जो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ सर, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा। आम आदमी ना ही हिस्ट्री पढ़ता है ना ही हिस्ट्री जानता है। वो जो हिस्ट्री उसे बताई जाती है वो भी बहुत ज्यादा डॉक्टर्ड होती है। तो मतलब हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है एक पॉलिटिकल वेपन की तरह, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। हमें रियल हिस्ट्री बताई जानी चाहिए। तो मतलब है कि और जिन लोगों ने वो विभीषिकाएं झेली वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो आजकल के बच्चे देखिए सर, इनफैक्ट आप यकीन मानेंगे सर, मैं एक बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज अगर कोई हमें बोले कि कोरोना जैसा कोई टाइम आया था, तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल पहले ही वो जिंदगी जी है। लेकिन आज भी हमें उस चीज पर यकीन नहीं होता कि हमने ऐसी भी जिंदगी जी है। तो पास्ट में जो हुआ सर उसको लोग भूल जाते हैं। मतलब जो लोगों की जो मेमोरी है ज्यादातर मामलों में बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, और अपनी जिंदगी के अलावा तो उनकी मेमोरी को वो कुछ मानते ही नहीं। अब जो कट्टरता है सर, कट्टरता अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन ये कि हम हमेशा ऐसे ही रहे हैं। अब जब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जब मैं कई बार बात करता हूँ बच्चों के साथ, ये मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। हालांकि एक पेपर के तौर पर नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं इसके ऊपर काफी कुछ पढ़ता रहता हूँ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के ऊपर। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसे ही हैं। हम जो है कहीं से भी थोड़ा सा हमें प्रॉफिट मिलेगा, हम उस साइड मूव कर जाएंगे, हम अपने नैतिक मूल्यों की को दरकिनार कर देंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हम जो है नो डाउट कि भी हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और लेकिन है कि जो एक आइडियल सोसाइटी है, जैसे मतलब श्री गुरु रविदास जी ने जो बेगमपुरे का कॉन्सेप्ट दिया था, उससे तो हम अभी बहुत ज्यादा दूर हैं। तो अब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं सर, वो डेफिनेटली कट्टरता बढ़ाती हैं, वो अपने फेवर में कट्टरता बढ़ाती हैं, और हर पार्टी ये काम करती है। हर पार्टी ये काम करती है, पहले भी जी होता सर। रहा है और आगे भी होता रहेगा। नो डाउट कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इसका इलाज है। अ, एजुकेशन सर इसका इलाज हम है। जी सर, हमें कह रहे हैं कि जैसे हम इस पर बात आते हैं, तो मनोविज्ञान के आप जैसे समाज विज्ञान के या ये पूरे शिक्षा जगत का आइकॉन है हमारे कार्ल मार्क्स, और अपने हिंदुस्तान में तो गांधी जी आते हैं। और एक साइकोलॉजी के विद्यार्थी के रूप में साइकोलॉजी के आइकॉन है एडमंड फ्राइड जी। फ्राइड, आप हाँ जिनसे जी। जो आप कन्नी काटने की कोशिश कर रहे थे। एडमंड फ्राइड केवल एडमंड फ्राइड केवल ये सेक्स की बात नहीं करते हैं। हाँ एडमंड जी सर। फ्राइड का जो मेन है वो है मन, और ये हाँ मन जी। को लेकर के ये अवचेतन मन, अचेतन मन, ये सारी चीजें राजनीति पर भी असर डालती हैं, अपने हाँ सैद्धांतिकी पर भी असर डालती हैं। तो ये जो कि जो बच्चों के बीच में इस बीच हताशा का माहौल बन रहा है और उसके चलते ये आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम वो इसके पीछे क्वेश्चन ये तो तो भूल गए थे सर। एक तरीके से प्रोफेशन है। तो आप तो ये प्रोफेशनल लोगों को आप ज्यादा उनको ट्रेनिंग देने के लिए सर का ये मुझे लगता है ये कि वही प्रोफेशनल। सवाल है, उन्होंने अलग हाँ तरीके सर, से वो रखा है, मैं तो आप समझ उसका गया सर। जवाब मैं दें। मैं जी, जी मैं सवाल समझ जी, गया सर। सर बोलिए। बेसिकली क्या हो रहा है कि भी आजकल क्या है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो यंग जो विद्यार्थी हैं, जो जवान विद्यार्थी हैं, उनमें जो है सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं पहले के बजाय। तो उसकी बहुत सारी वजह हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं है कि भी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है।
जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। और जब विद्यार्थी थोड़ा बड़ा होता है, जब वो ग्रेजुएशन में आता है, तब वो देखता है कि उसके हाथ में कितना है, उसके हाथ में ज्यादा नहीं होता। तो ये एक मेन वजह है। पहले के टाइम में क्या होता था सर कि भी अगर जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है तो भी लोग खुश रहते थे, रिलेशंस में खुश रहते थे। आज की डेट में क्या है कि रिलेशंस ब्रेक हो गए हैं, और कोरोना ने तो बिल्कुल त्राहिमाम ही मचा दिया है। लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं अब, फिजिकली लोग नहीं मिलते हैं इतना एक दूसरे से। नो डाउट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुई, लेकिन फिजिकली नहीं मिलते हैं। अब जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, वो तो सिंपल सी बात है कि अब तो अपना फेवरेट, अपना अपना भला चाहेंगे और कुछ नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब क्या, क्योंकि रिसोर्सेज भी उन्हीं के हाथ में है, देश उन्होंने ही चलाना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने ही चलाना है, स्टेट्स में भी सेंटर में भी। तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो जो है मतलब चीजों को सुधारें और के भी। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि भी अभी एनएसओ का सर्वे आया है, हमारे देश के जो 18 से 23 साल के जो विद्यार्थी हैं, उनमें से सिर्फ 25% ऐसे हैं लोग जो कि एजुकेशन में जाते हैं। 18 से 23 साल, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट होती है एज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें से सिर्फ 25% लोग हैं जो कि एनरोलमेंट करते हैं कॉलेज में। 75% हमारे युवा आज भी कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम इसको 50% करेंगे। बहुत ज्यादा, थोड़ा लंबा समय है, इसमें कोई शक नहीं, और ये आसान भी नहीं है। तो लेकिन इसके लिए तो हमें बहुत सारा बजट भी तो चाहिए ना। सपोज कि हम पूरे देश के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको डबल करना चाहें या डबल बच्चे उनमें बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और हर लेवल पर करने पड़ेंगे। और उसके लिए तो क्या इसमें है कि हम जो इसमें तो प्रोफेसर साहब हमको स्पष्ट तौर पे कहना पड़ेगा ना कि आजादी के 76 वर्ष के बाद में जो स्थिति आप बता रहे हैं, अगर वो स्थिति है 18 से 23 वर्ष के बच्चों की, तो सर जो भी ये सरकारें रही, आप मतलब पार्टीज की बात ना करिए, लेकिन ओवरऑल जो सरकारें रही, उन्होंने शिक्षा को अपना लीस्ट प्रायोरिटी माना। उसी के लिए तो ये दुर्गति है ना। वो जो युवा है वो तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जिम्मेदार तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये जिन्होंने की मतलब इस तरीके की स्थिति कर दी कि अगर 75% युवा पढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर वो यही सब काम करेगा जो करता हुआ दिख रहा है। तो मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये तो एक सवाल है। आप एकेडमिक्स मत के होने के नाते और ये कह करके कि भाई जो है इस पर तो मेरा टिप्पणी नहीं है, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मेरे को क्या लेना देना, लेकिन लेना देना तो है आपको, क्योंकि पूरा युवा तो बर्बाद इसी में हो रहा है, इसी में नशे में जा रहा है, इसी के अंदर बेरोजगार होकर घूम रहा है, इसी में कट्टरता का झंडा पकड़ रहा है, इसी में हिंसा कर रहा है, जो है ये सब तो है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ फिक्स तो करना पड़ेगा सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बढ़िए। सर। बेसिकली जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम इनको सत्ता में बिठाते हैं ताकि ये हमारा भला करें। हम पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए तो सत्ता में बिठाते हैं कि हमारा भला करें। और सारे के सारे जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के रिसोर्सेज हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सर वहाँ? जी आ रहे हैं आपका। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि जब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बिठाते हैं तो पूरे देश के रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, सारे देश का पैसा। मतलब वो हमारे ही प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सर कि भी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर कम काम किया है दूसरे देशों के बजाय। हमारे देश में क्या है कि जैसे कि इस बार ही का बजट देख लें सर आप, इस बार तो यूजीसी का बजट काफी ज्यादा कम किया गया है। यूजीसी का बजट कम हुआ है, और लेकिन आईआईटीज आईआईएम्स का बजट कम नहीं हुआ है, वहां नियर अबाउट उतना ही बजट है। तो क्या हमारे देश में ओएसिस बनते जा रहे हैं? मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ की भी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन एक ही जो जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहाँ जो है काफी कम बजट अब जा रहा है धीरे धीरे करके। तो सरकार को मुझे लगता है कि साइड काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो युवा हैं, अब ये जो मैंने डाटा बताया कि 25% युवा ही जो है देश के 18 से 23 साल के ये जा रहे, तो ये सरकार का ही डाटा है। 2-3 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, एनएसओ का सर्वे आया है, तो वहां से मैंने ये डाटा लिया। तो सर अभी तो पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली बच नहीं सकती इससे, क्योंकि सारे रिसोर्सेज समाज के तो उन्हीं के पास हैं। अब वो रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं उन्हीं को डिसाइड करना है। सर हम एक कर रहे थे कि अभी जैसे एक जो जनरेशन बना है
कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का नहीं, मुफ्त का अनाज देते हैं, तो यह अच्छा। मुफ्त का अनाज देने का मनोविज्ञान डेवलप करके, ये तो एक तरीके से पराशय है कि वो तरफ बढ़ाता है कि हम तो अब इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे अन्नदाता यही हैं, हमारे मालिक यही हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम तो खाने बिना मर जाएंगे। तो इस साइकोलॉजी के में आप पीछे क्या देखते हैं और इसका निराकरण कैसे हो सकता है? ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि भी जो हमें फ्री में मिल जाता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमें जो फ्री में मिल जाता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते और हम फिर जो है उसका मिसयूज़ भी करते हैं। अब इसमें जैसे कि जो एक्चुअली क्या हो रहा है कि फिलहाल हमारे पास ना डाटा ठीक नहीं है। एक तरफ तो कि हमारे देश में सर इतने ज़्यादा आईफ़ोन बिक जाते हैं। आईफ़ोन लॉन्च हुए और इतने ज़्यादा बिक गए। गाड़ियाँ हैं सर, गाड़ियाँ 6-6 महीने, साल-साल की वेटिंग है। और हम सब दूसरी दूसरी साइड एक बात और कर रहे डाटा हैं है कि सर, हमारा जो देश बर्मई है सर, वो इतना ज़्यादा बर्मई हाँ सर, हम हम दूसरी बात कर रहे हैं। सर 80 मैं करोड़ उसी पर लोगों आ रहा को। था। मैं उसी पर आ जी रहा था जी। सर, मैं उसी पर आ अच्छा रहा अच्छा। था। जी मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि डाटा मिसमैच है, डाटा की मिसमैचिंग है। एक साइड तो हम कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, जी। दूसरी साइड एक दूसरा रूप भी है और हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जो मिसमैच है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डाटा में कोहेरेंस नहीं है और ये सरकार का ही काम है कि पूरे देश के एकेडमिशियंस को, रिसर्चर्स को सही डाटा अवेलेबल कराया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जब उनको अपने फेवर का डाटा दिखाना होता है तो वो डाटा पेश करती हैं और जो फेवर का डाटा नहीं है उसे पेश नहीं करती हैं। तो ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अब रिसर्चर हैं सर, हमें तो प्रूफ के साथ बात करनी पड़ती है। अब सपोज कि अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है तो हम क्या बात करेंगे? सर ये जो है प्रॉब्लम है या ये अपराध है? सर अब आप इसके जो बारे है में क्या डाटा छुपा ले, देश के बेरोजगारों की संख्या का डाटा आप जारी करना ही बंद कर दें, मतलब जो आपको सूट नहीं करता है वो आप डाटा छुपाना, ये तो अपने आप में अपराध है ना। ये जो आपका जो धाराएं जो लगती हैं जितनी आईपीसी सीआरपीसी, इसके अंदर तो साक्ष्य को छुपाना अपराध है इसके अंदर। तो ऐसे ही ये सरकारें अपराध कर रही है ना जो ऐसा डाटा छुपा सर रही वो है। तो सर आप सर प्रोफेसर साहब जो है आप सीधे सीधे जो है कुछ बोलते नहीं, आपको मतलब लगता है कि जो है ये बोलना मेरा काम नहीं है, ये तो नहीं पॉलिटिकल सर लोग ऐसा नहीं है। करेंगे। लेकिन नहीं सच ऐसा को नहीं है सच सर। बोलना जो है वो तो सर ज़रूरी है ना। बात वही और है। आपके जैसे नहीं सर, क्वालिफाइड मैं लोग वही नहीं कह रहा हूँ सर कि बोलेंगे, जो डिग्निफाइड लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं सर, मैं काफ़ी ज़्यादा बोलता हूँ और मैं ये जो खबरें हैं एजुकेशन से रिलेटेड पर्टिकुलरली ये मैं विद्यार्थियों के साथ भी बहुत ज़्यादा शेयर करता हूँ। हमारे देश का जो एजुकेशनल सेटअप है, अब जैसे कि सर एक मैं ये बताने वाला था कि भी एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब उसमें एक है सिंगल मेजर कोर्स है। मतलब उसमें जो कॉन्टैक्ट आवर्स हैं वो ड्रामेटिकली कम हो गए हैं बच्चों के। अब जैसे कि सपोज कि भी कोई एक बच्चा है जो कि एक 6 दिन कॉलेज में जाता है, तो आप यकीन मानेंगे कि वो सिर्फ 3 घंटा ही पढ़ेगा। 3 घंटे के बाद बच्चा कॉलेज से फ्री हो जाएगा। तो बच्चा तो क्या है कि डेली कॉलेज जा रहा है, लेकिन ये कि वो 3 से 4 घंटे ही पढ़ रहा है, 3 घंटे ही पढ़ रहा है। तो वहां फिर गड़बड़ है बहुत ज्यादा। बच्चा तो कह रहा है कि मैं तो 100% क्लासेस लगा रहा हूँ, लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि भी आप सिर्फ 3 या 4 घंटे ही पढ़ रहे हो। अब हम एक बच्चे को ज्यादा भी तो पढ़ा सकते हैं, तो लेकिन ज्यादा पढ़ाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा टीचर चाहिए। तो वहाँ अभी जो है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अब ये लागू हो रही है, इसकी जो कमियां हैं वो धीरे धीरे, इसके फायदे भी और कमियां भी दोनों धीरे धीरे सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि भी अभी देश में काफी ज्यादा मतलब ट्रांजिटरी फेज रहेगा एजुकेशन में अगले 5-6 साल। तो मतलब है कि उसमें अगर हम अध्यापक पर्टिकुलरली मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों का काफी नुकसान होगा, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब सर बताऊं क्या है, मैं ज्यादातर केसेस में ना, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मैं मेरे रिलीजियस या पॉलिटिकल व्यूज को ना एक्सप्रेस कम करता हूँ। वजह क्या है कि जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से बात मानते हैं वो उसको और बिल्कुल वैसे ही मानने लग जाते हैं। तो ये एक वजह है कि भी मतलब जैसे बचपन से ट्रेनिंग है, मतलब शायद उसका पार्ट है ये। तो मतलब ये वजह है सर। चलिए सर आपका अब वो लेकिन आपका सर सर मैं अंडरस्टैंडिंग यहाँ है। सर एक क्वेश्चन रह गया मैं सर, एक क्वेश्चन रह जी, गया जी। सर, मैं जिसके ऊपर बोलना चाहूंगा कि भी जो सुसाइड वाली प्रॉब्लम है ना सर, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
अभी जैसे कि मेरे पास सर पीछे हॉस्टल वार्डन का चार्ज था, बॉयज हॉस्टल के चीफ वार्डन का चार्ज था मेरे पास। तो वहां भी एक बच्चे ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। तो बेसिकली क्या है कि बच्चों को ना बहुत बार ऐसा देखा है कि उनको पता नहीं होता कि वो किस वजह से तंग है। बहुत सारी वजहों से तंग है, लेकिन कोई एक वजह जो कि उनके सामने आई, उसको वो मेन मेन वजह मान लेते हैं। उस वजह को वो मेन वजह मान लेते हैं, और फिर जो है मतलब अब जैसे कि एक लड़का जिसने कि सुसाइड किया, तो वो जो लड़का है, मतलब है कि एक लड़की से सिर्फ 3 महीना पहले मिला, और कि भी मतलब उसने कुछ लड़की को बोला होगा कि जी, तो लड़की कहते कि भाई मैं एक रिलेशनशिप में नहीं एंटर होना चाह रही आपके साथ। तो लड़के ने जो है वो सुसाइड कर लिया। तो फिर धीरे धीरे बाद में पता चला कि और भी दिक्कतें थी काफी सारी। तो जो आज का यूथ है, मतलब है कि वो अकेला रह रहा है, सिर्फ मोबाइल के साथ रह रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आ रही है। और अब नो डाउट सर कि भी अब इसमें जो है देश को ही काम करना है, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये पॉलिसी मेकर ही है, जो कि जी हम सर। जो है। तो ये तो सर तो मामला काउंसलिंग का है ना। अगर प्रॉपर किस्म हाँ, की काउंसलिंग, भाई या तो घर पे हो बच्चा तो पेरेंट्स काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना, या नहीं सर टीचर्स नहीं कर काउंसलिंग पा रहे, करेंगे, सर या नहीं फिर कर जो पा है रहे सर इंस्टीट्यूशन जो है वो सर काउंसलर्स उपलब्ध पेरेंट्स कराएगी। तो बहुत रेडिली एक नजर सर रखें कि किसका बिहेवियर चेंज हो रहा है स्टूडेंट का, सर और पेरेंट्स उसको सर जो काउंसलिंग है नहीं कर पा रहे हैं। काउंसलिंग जो है ऑटो सिस्टम टाइप की कोई चीज हो, कुछ ना कुछ तो इसका सर रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम।